स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर से ऑनवर्ड। मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका वर्क डन जीरो होता है। उसकी वजह आपको बताई थी कि मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर उसका एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये वर्क डन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुआ था कि वर्क डन क्योंकि ज़ीरो है, इसका मतलब है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो होगी। और फिर मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी नॉट एग्जिस्ट। पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी वजह यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ किस फील्ड में होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में होता है। तो जो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं इसके पीछे लिख सकता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की ना, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट एग्जिस्ट, कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। और हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंसेप्ट विच इज़ ओनली वैलिड फॉर दी कंजर्वेटिव फील्ड, जो कि सिर्फ वैलिड है किस फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वैलिड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम इससे आगे मूव करते हैं। लेकिन जब उसकी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो भी रही हो, यानी उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो भी रही हो और आपसे पूछे बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो होगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हम तो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, क्लासिकल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स की है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में मास कांस्टेंट होती है ना, यानी क्लासिकल फिजिक्स में जो मास होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर एम कांस्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में तो पता नहीं जब स्पीड ऑफ लाइट के वो क्लोज पार्टिकल मूव करते हैं मास वेरिएबल होती है, यहाँ तो मास कांस्टेंट ही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वी भी फिर कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर कोई चार्ज मूव करे इन बी में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो ये ज़्यादातर कॉमन एमसीक्यू आते हैं कि स्पीड या काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। हम ये बोलेंगे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहेंगी उसकी, ठीक है। और ये जो बात मैंने की आपको क्लियर हो चुकी होगी कि क्लासिकल फिजिक्स की ये ब्रांच है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स में एम कांस्टेंट ही होते हैं। एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, और मोमेंटम जो होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों क्यों कांस्टेंट नहीं होंगे, ये दोनों चेंज हो रहे होंगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, कि बेसिकली चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना, लेकिन एक बात है कि अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो किसको चेंज करेगी, वो चेंज करेगी डायरेक्शन को ना। तो वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो रहे होंगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तब कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या काम कर रही होती है, ये चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। यानी कोई भी जो पार्टिकल होता है, इसको भी हम डिटेल से बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चेंज करती है डायरेक्शन मोशन को। किस चीज़ को चेंज नहीं करेगी, इन दो चीज़ों को चेंज नहीं करेगी। ये चीज़ें कॉमनली चेंज हो रही होंगी। क्यों चेंज होंगी, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटीज़ है और वेक्टर दो तरह से चेंज होते हैं, या उनकी मैग्नीट्यूड चेंज की जाए या उनकी डायरेक्शन चेंज की जाए। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज नहीं हो रहे दोनों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इस वजह से ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ कॉमनली यही चेंज होती है।
वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो रहे होंगे, और ये चेंज हो रहे होंगे ड्यू टू चेंज इन किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहे होंगे। बस ये दो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इन पैरामीटर्स के अगर चेंज के क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखने कि ये चीज़ें किस तरह चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्दर डिस्कस करें इस चीज़ को, तो एक दो आधा एमसीक्यू कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें फिर रह जाना है, फिर हम आगे बेसिक्स जो पाथ ऑफ मोशन है ना चार्ज पार्टिकल, वो एक लंबा टॉपिक है, उसकी तरफ चले जाएंगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कैसे करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये ज़रा देख लें। सपोज करें कि ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको क्वेश्चन ही आ जाता है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैं साथ में लिख सकता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, when electrons enter in magnetic field, इलेक्ट्रॉन इंटर होना मैग्नेटिक फील्ड में, then its speed is v, then its speed is v। इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में, और उस वक्त उसकी स्पीड v है ना, और उसने साथ में ये डायग्राम बनाकर आपको दी हुई है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ है, और जैसे वो इंटर हुआ यहाँ पर उसकी स्पीड उसने यू शो की है। आप लोगों ने जब इंटर किए उस वक्त उसकी स्पीड v थी, यानी जैसे आप लोगों ने इंटर किया उस वक्त उसकी स्पीड v थी, और जब वो इंटर हो गया उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है, u है। यानी यूँ समझ लें कि ये इंटर होने से पहले है और वो इंटर होने के बाद है, ये दोनों स्पीड्स गिवन है। क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोगों ने इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो v इक्वल टू u होगी, या साथ में और भी लिख लें तो y ग्रेटर देन 0 होगा, या आप लिख लें v इक्वल टू u होगी और y लेस देन 0 होगा, या ये होगा कि सी ऑप्शन लिख लें v ग्रेटर देन u होगी और y लेस देन 0, और u ग्रेटर देन v होगी और y ग्रेटर देन 0। ये कॉमर्स के बाद y वाली बात कॉमर्स के बाद लिख दीजिएगा। ये बड़ी आसान सी बात है। अभी मैंने आपको क्या बात बताई है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, बात तो एक ही है। अगर फोर्स नहीं लग रही फिर तो स्पीड का मसला ही नहीं बनता ना, फिर तो स्पीड का इशू नहीं है। लेकिन अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो फिर हमने लोगों ने देखना है कि उसकी स्पीड चेंज होगी या उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगे या मैग्नेटिक फोर्स ना लगे, चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती। तो v इक्वल टू यू होना चाहिए, या ए ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। ये तो मैं समझ आ गया कि ऑप्शन इसका ए भी हो सकता है और ऑप्शन इसका बी भी हो सकता है। इशू सिर्फ ये देखने वाला है कि आप लोगों ने इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, मतलब y ग्रेटर देन 0 या y लेस देन 0 के मीनिंग क्या है ना। तो y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो बेंड हो रहा होगा। मतलब y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 का मतलब है उसकी बेंडिंग आप लोगों ने बतानी है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है, ये ज़रा चीज़ नोट करें, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। ये आप ये इस चीज़ की मीनिंग सिर्फ समझें। अगर वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है ना अपवर्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आप इसको बोलेंगे वाई ग्रेटर देन 0 है। देखो ना, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोलते हैं ना, तो वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, और अगर बच्चों को डिफ्लेक्ट होता है नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब ये होगा वाई लेस देन 0। ये बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखनी है कि वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और y लेस देन 0 का मतलब होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इस तरफ जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस को ये शो कर रहा है। ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने। अब आप ज़रा देखें, ये तो मैं समझ आ गया v इक्वल टू यू होगा, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसका मतलब है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। अब आप ज़रा इसकी डायरेक्शन निकालें। आपको क्या रूल बताया, ये रूल होता है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे ही है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में पाम आ रही है, इधर पाम जा रही है, वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो इसका मतलब इस पर फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस पर फोर्स अपवर्ड लग रही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि रूल तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी,
तो फोर्स इस तरफ लग रही, अपवर्ड लग रही, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अपवर्ड लग रही है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर बच्चों जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपके पास बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, वी इक्वल यू होगा और y लेस देन 0 होगा। मैंने सिर्फ ये चीज़ आपको समझानी थी कि इस चीज़ के मीनिंग आपको समझ आ जाए कि इस चीज़ के मीनिंग क्या होते हैं। और दूसरा आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि स्पीड उसकी चेंज नहीं होती, जो इंटर होते हुए स्पीड है और बाद में भी उसकी स्पीड सेम ही रहेगी, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि इस फोर्स की वजह से जिस चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद आपकी बात। बस आगे मूव करते हैं, अब हम प्रॉपर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके किस टाइप के आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। तो ये आपकी केपीकी की बुक में वैसे पूरा आर्टिकल भी है कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि आप लोगों ने बात करनी बच्चों पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हम लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में इस पर अच्छी बात भी की हुई है। मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के भी करवा दूंगा ताकि आपकी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उसमें ज़्यादा डेवलप हो जाए। क्वेश्चन ये है कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैं बेसिक से शुरू कर लें, तो वैसे ये पास मैंने पढ़ा दिए हैं। इसमें आप लोगों ने याद ही रखना है कि अगर आप लोगों के पास वी एंड बी जो है, वी पता है ना चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वी एंड बी आपस में बच्चों पैरेलल हो जाए, अगर वी और बी आपस में पैरेलल हो जाए या वी और बी आपस में एंटी पैरेलल हो जाए, ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बातें की थी। पैरेलल का मतलब है थीटा 0 डिग्री हो जाए और एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा 180 डिग्री हो जाए। तुम्हें पता है फोर्स ऑन चार्ज का जो फार्मूला होता है वो क्यू वी बी बच्चों साइन थीटा होता है, और साइन हम लोगों ने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों पे ही वो 0 होता है। साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन 180 पे भी 0 होता है। तो इन दोनों एंगल पे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म 0 होगी ना, इसकी वजह से फोर्स भी 0 हो जाएगी। और अगर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स 0 होगी तो चार्ज पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो आपसे वो लफ्ज़ ये यूज़ करेगा कि चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी ना। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस के अंदर इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो हमारे पास जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक होगी बात, ये केस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। फिर दूसरा केस, इसको भी हम लोगों ने स्लाइड से डिस्कस किया था लेकिन इसकी डिटेल में हम नहीं गए थे। वो ये है कि इफ़ वी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, हम लोगों ने बोला था वी परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, थीटा 90 डिग्री होगा, तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री पता है पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर होगा, यानी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर होगी। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ मूव करेगा। सपोज करें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है, तो हम लोगों ने इसकी डिटेल एफएससी में पढ़ी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वैसे याद रख लेना कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंटर हो ना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, अगर पॉजिटिव चार्ज इंटर हो रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसका सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस साइड से इंटर हो या इस साइड से इंटर हो, दोनों दफ़ा उसका जो सर्कल बनेगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाए तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तब क्या इसको यूँ आ सकता है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना के दे दे और आपसे पूछे बताएं कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। इधर से इंटर करवाएं, इधर से इंटर करवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वो मूव एंटी क्लॉकवाइज करता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं सर लास्ट लेक्चर में आपने ये बताया था कि ये चार्ज पॉजिटिव इधर यूं डिफ्लेक्ट होगा और आपने बोला था इधर से इंटर होगा तो यूं डिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल मैंने कहा था इधर से इंटर होगा इसमें डिफ्लेक्ट होगा, इधर से इंटर होगा इसमें डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इसका सर्कल पूरा करें, अगर आप सर्कल पूरा करें इधर से भी इंटर होगा तो कौन सर्कल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगा। अब याद होगा लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, अगर इधर से इंटर हो रहा है इसका सर्कल पूरा करें
ये सर्कल तो ये भी बनेगा, तो ये भी कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इससे इसका मतलब ये हुआ कि इधर से एंटर करवाएं तब भी एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से एंटर करवाएं तब भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बात याद रख लें कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल नज़र आ जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। इसके एमसीक्यू ये आता होता है कि आप इस जो ट्रेजेक्ट्री है उसको देखकर नेचर ऑफ चार्ज बता सकते हैं ना। अब आप खुद से अपने पास दूसरा आइडिया भी बना सकते हैं कि सपोज करें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही हो, जिस तरह मैं बना रहा हूँ। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो, इधर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो या इधर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो, जिधर से मर्जी इंटर करवा लें, उसका जो सर्कल होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो पुरानी डायग्राम में माइंड में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका जो सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज सर्कल होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आप जो मैंने लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी उन्हीं को यूज़ करके इस बात को फर्दर कंफर्म भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए खुद याद रख लेना है, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में देखिए पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपको बिल्कुल ही बात नहीं समझ आ रही तो ज़ाहिर है इसके अपोजिट होगा। यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना कोई चार्ज पार्टिकल, अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अपोजिट बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंटी क्लॉकवाइज चार्ज पार्टिकल मूव करे, यानी अगर वो कैसे मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो आप सिर्फ ये याद रख लें, इनमें से सिर्फ इसको याद कर लें, बाकी सारे आपको खुद ही याद हो जाएंगे क्योंकि वो उसके साथ लिंक आप डेवलप कर लेना। इस एक को मेमोराइज कर लें, बाकी सारे आप उसी तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक याद कर लें, ये पहले वाला, बाकी आप उसको सोच के बना सकते हैं। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऑप्शन आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऑप्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये में समझ आ गया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ज़ाहिर है उस सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस होगा, सपोज कर लेते हैं आर है। वो जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा ज़ाहिर है वो चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग सकेगी। और विद सम वेलोसिटी वो वी मूव भी कर रहा होगा। हमें पता है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन हमें पता है कि सर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है जिसे हम स्पीड बोलते हैं वो इस पूरे पाथ के लॉन्ग हर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी पूरे सर्कुलर पाथ में हम अगर उसकी स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये चंद बातें हैं। अब जो हम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। मतलब जिसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना अनसीन टाइप क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि केपीके की बुक में उसने अच्छे डिस्कस किए हुए। आप में से जो एमडी कैट वाले ना आपकी कोर्स में ये एमसीक्यू आ ज़रूर सकते हैं, मतलब आएंगे भी बल्कि, लेकिन आपकी बुक में ये एज एन आर्टिकल डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने जो केपीके की बुक पढ़ी है फेडरल में, उसमें ये आर्टिकल भी है। तो हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अभी तो हम बात कर चुके हैं ना, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ है, अगर वो वी और वी परपेंडिकुलर है तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो दोबारा बना देता हूँ, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और सर्कल में मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कौन सी, सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है, और उसको प्रोवाइड कौन सी कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी फॉर सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए या सारों को पता है कि चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीब्यूटल फोर्स बच्चों रिक्वायर्ड होगी और मैग्नेटिक फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये बात सबको याद है कि सेंटीमीटर फोर्स उसको रिक्वायर्ड होती है और मैग्नेटिक फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला सबको याद है, एम चार्ज पार्टिकल की मास वी उसकी स्पीड ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। जब वी का स्केयर लिखा हुआ है तो इसको वेलोसिटी कह ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है वो स्केयर फॉर्म में वेक्टर नहीं होता, स्केयर फॉर्म में उसकी मैग्नीट्यूड ही बन जाती है। ये स्पीड एम वी स्केयर ओवर आर, ये सेंटीमीटर फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड है। आर यहाँ पर भी कैपिटल लिखते हैं। और जो उसको मैग्नेटिक फोर्स मिल रही है वो किसके इक्वल है, क्यू वी भी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो वी एक वी से कैंसिल हो जाएगा,
आर की फॉर्म में हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, आर को ऊपर ले जाएं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आर इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। तो बहुत आसान सी बात होगी। ये किस चीज़ का बच्चों रेडियस है? ये उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यानी ये किसी चार्ज पार्टिकल का रेडियस है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और एम चार्ज पार्टिकल की मास, वी उसकी स्पीड, आर उसका क्या होगा सर्कुलर पाथ का रेडियस, और क्यू उस पर चार्ज, और बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो मूव कर रहा है। बी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना जिसमें मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात होगी। फिर अगर हम उस चार्ज पार्टिकल के बच्चों टाइम पीरियड की बात करें, मैं वैसे डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूँ, चाहे तो ड्राइव भी कर लेते हैं। चले, चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस जो उसने मूव किया है उसको स्पीड से डिवाइड कर दें। टाइम पीरियड निकालने के ये फार्मूला होता है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर दें। तो इसने टाइम पीरियड किस पास कितने टाइम को कहते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन में। तो वन कंप्लीट रोटेशन में उतना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस 2πr होगा ना, और स्पीड हम जिससे बात कर रहे हैं वो v स्पीड से मूव कर रहा है। इस r की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर दें। वैसे ड्राइव करने की जरूरत को नहीं, मैंने वैसे कर दी 2π, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब के भी हैं ना क्लास में जिन्होंने KPK की बुक नहीं पढ़ी, तो वो देख रहे हैं सिर्फ 2π/v हो जाएगा, और r की जगह पर आप लोग इस r की वैल्यू पुट कर दें, एम वी ओवर कौन सा हो जाएगा क्यू बी। अब इसको सॉल्व करें तो वी से कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला डायरेक्ट आपका बन जाएगा 2πm डिवाइड बाई कौन सा क्यू बी। ये किसका फार्मूला है, ये किसी चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये जो आप में से पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने KPK की बुक पढ़ी नहीं हुई, वो इन चीज़ों को ध्यान से देख लें कि ये किस चीज़ का टाइम पीरियड है। ये चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। और एक ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रख लें, एक इस पे 1 लिख लें, इसको याद रखें, दूसरा ये वाला फार्मूला याद रखें। अब हमें समझ आ गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एम पे, क्यू पे, बी पे। एम क्या चीज़ है, उस चार्ज पार्टिकल की मास। क्यू क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सॉरी क्यू चार्ज है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। इस फार्मूले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझ आ रही है, पहले उसको वाइंड अप कर लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल का फार्मूला होता है ये नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे ये फार्मूला डिपेंड नहीं करता। ये फार्मूला किस पे डिपेंड करता है, उस चार्ज पार्टिकल की मास पे, उस पे चार्ज पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सपोज करें आपको यूँ क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करें किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और कहते हैं इस रीजन के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, एक की 10 मीटर पर सेकंड है, और एक की 15 मीटर पर सेकंड है। और इस तरह इंटर हो रहे हैं कि जो सारी सब चार्ज पार्टिकल जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर हो रहे हैं। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर सारे चार्ज पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से परपेंडिकुलर इंटर हो रहे हैं, एंड ऑल हैव सेम, सब जो पार्ट ऑल हैव सेम मास एंड चार्ज, सबका मास और चार्ज भी सेम है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनके लिए करेक्ट ऑप्शन बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप लोगों ने इनमें से इनके लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इस तरह के ऑप्शन बच्चों लिखे होंगे, T1 इक्वल टू T2 होगा, इक्वल टू T3 होगा, T2 ग्रेटर होगा T3 से, और T3 ग्रेटर होगा T1 से। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिख रहा, मतलब इस तरह के टाइम पीरियड के ऑप्शन लिखे होंगे। तभी हम लोगों ने क्या ऊपर बात सीखी है, हम लोगों ने देखा कि ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला T लिखा हुआ है, ये 2πm/क्यू जो है ये नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ये तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे, चार्ज पे, और बी पे। तो सारे चार्ज पार्टिकल शो वो कर रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहे हैं, परपेंडिकुलर इंटर हो रहे हैं, क्योंकि ये वाले सारे फार्मूले होते ही परपेंडिकुलर के लिए, मतलब सारे फार्मूले डिस्कस ही परपेंडिकुलर के लिए हम कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि ऑल है सेम मास एंड चार्ज, सबका मास और चार्ज भी सबका सेम है, मास और चार्ज भी सेम है, बी भी सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंट है सबकी, स्पीड सबकी डिफरेंट है। और हमें पता है ये जो फार्मूला है ये डिपेंड ही किस पे करता है, ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं करता। हम ये बोलेंगे इन सब का टाइम पीरियड सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारे चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुए हैं तो दे ऑल हैव सेम टाइम पीरियड। अब ये बात बड़ी अजीब सी है कि स्पीड डिफरेंट है तो फिर क्यों टाइम पीरियड सबका सेम हो गया ना।
तो अगर आप इस बात को कंसेप्चुअली समझना चाह रहे हैं तो आप इस फार्मूले पे वापस आ जाएं। देखिए जिन पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उन सब की मास सेम है, उन सब का चार्ज भी सेम है, सारे सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रो भी हो रहे हैं, तो सबकी क्या चीज़ डिफरेंट है? वी डिफरेंट है ना। अगर वही क्वेश्चन इसके ऊपर मैं फार्मूले के ऊपर अप्लाई करूँ तो उनके रेडियस को और वी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन ही आ जाएगा। यानी उसी सवाल में ये तीन चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो रेडियस और वी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसी के साथ आप लिख लें, सपोज कर अगर आपका रेडियस का क्वेश्चन आ जाता तो रेडियस और वी का तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता ना। तो अगर वो क्वेश्चन ये रेडियस का क्वेश्चन बना होता तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन बनता R3 ग्रेटर है R2 से, R2 ग्रेटर है R1 से। अगर ये सेम सवाल होता ना, ये सारा कुछ गिवन होता, ऑल हैव सेम मास एंड चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस होता, तो ये भी हो सकता था कि रेडियस के ऑप्शन भी हो, टाइम पीरियड का ऑप्शन भी हो। तो टाइम पीरियड सबका सेम आप लोगों ने चूज करना था। रेडियस के बारे में आप लोगों ने याद ही रखना था। इस ऊपर वाले फार्मूले से आपको उम्मीद है बात समझ आ चुकी हुई है। ये तीन चीज़ें कांस्टेंट आर इज प्रोपोर्शनल टू वी है, जिसकी वी ज़्यादा है उसका आर ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि जिसका वी ज़्यादा है उसका आर ज़्यादा है, तो वी किसका ज़्यादा है? 3 वाले की वी सबसे ज़्यादा है तो उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होंगे तो सारे मूव तो सर्कुलर पास में करेंगे, तो सबका टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो बड़े रेडियस में मूव करेगा, जिसकी स्पीड जितनी कम हो जाएगी उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हो कि जब ये तीनों चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो सबके टाइम पीरियड क्यों सेम हो गए? क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने बड़ा पाथ कवर किया है, और जिसकी स्पीड कम है उसने शॉर्टर पाथ कवर किया है, और जिसकी स्पीड सबसे कम है उसने सबसे स्मॉलर पाथ कवर किया है, जिसकी वजह से सबके टाइम पीरियड सेम आए हैं। और अगर रेडियस के क्वेश्चन आ जाए तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, आर और वी का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो जिसकी जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा रिजल्ट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अब आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं। ये दो बातें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। फ्रीक्वेंसी की पहले बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी भी आपकी बुक में है। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है ना, तो टाइम पीरियड के फार्मूले को आप 1 से नीचे लिख से मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, तो Q/2πm हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली आपके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल बनेगी। तो जो टाइम पीरियड के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, इसी तरह इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए अब मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं बना रहा, वो आप लोगों को खुद आने चाहिए। वैसे मैं थोड़ा सा फिर आइडिया देता हूँ, कुछ बच्चे कुछ चीज़ें भूल भी जाती। वो सवाल अपनी जगह पर ज़रूर आएंगे जो आपको फर्स्ट ईयर में करवाता था ना। अगर वो कहता है कि हम किसी पार्टिकल की मास को इंक्रीज़ कर दें, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की मास को इंक्रीज़ कर दें तो फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। या वो कहता है हम चार्ज उसका चेंज कर दें, तो चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। या वो कहता है किसी चार्ज पार्टिकल की मास को डबल कर दें, चार्ज को हाफ कर दें, तो उस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएंगे। ठीक है ना। मैंने अब इसलिए वो पैटर्न छोड़ दिया हुआ है। फर्स्ट में मैं उसके क्वेश्चन ज़्यादा आपको करवाता था, तो अब आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। लेकिन अब ये चीज़ माइंड में ना लेकर आए कि ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए ना। वो क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, इसको डबल करें, इसको हाफ करें, इसको हाफ करें, इस तरह के क्वेश्चंस। अब आप क्योंकि आपकी ग्रिप उस पर अच्छी हो चुकी हुई है, इसलिए वो वाले क्वेश्चन अब मैं नहीं करवा रहा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लें अपने पास। क्वेश्चन ये है कि विच पार्टिकल, ये लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था बच्चों को, विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, which particle will have minimum frequency of rotation, frequency of rotation when projected with some velocity, perpendicular to B. Question is कि which particle will have minimum frequency of rotation when projected with some velocity perpendicular to magnetic field। हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे। इसमें आप इलेक्ट्रॉन लिख लें, एक ऑप्शन इलेक्ट्रॉन लिख लें, बी ऑप्शन में आप लिथियम लिख लें। लिथियम कौन सा? जो सिंगली आयनाइज्ड है, सिंगल आयनाइज हुआ है, ठीक है।
इसमें प्रोटॉन लिख लें और डेल्टा ऑप्शन में आप हीलियम लिख लें। हीलियम जो है वो भी सिंगली आयनाइज्ड है। मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना था, वो उम्मीद है इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल टाइम पीरियड का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का भी आ सकता है। अच्छा, वो पूछ रहा सवाल में मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताएं। मुझे बताएं कि सारे जो इंट्रो हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेम में इंट्रो है, वी कांस्टेंट है, सब पर चार्ज डिफरेंट है सेम है, सब पर चार्ज भी सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखी है ना वो सेम है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड ई, लिथियम सिंगली आयोनाइज्ड है ना, इस पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो ई होगा। प्रोटॉन पर चार्ज वैसे ही होता है, मैग्नीट्यूड तो ई है ना, प्लस ई माइनस ई को छोड़ दें। हीलियम भी सिंगली आयोनाइज्ड है, इस पर भी चार्ज की मैग्नीट्यूड ई है, तो सब पर चार्ज सेम है। क्यू भी सेम, बी भी सेम, 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन हुआ किसके साथ? मास के साथ हुआ ना। अब देखना है क्या सबकी मास सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। इन सारों में से सबसे ज़्यादा मास किसकी है? लिथियम की है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 2 होता है ना, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी मास सबसे ज़्यादा होगी। तो लिथियम की अगर मास ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आपसे पूछेगा ना इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो हम ये बोलेंगे जो लिथियम है अगर उसकी बात करें उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो इधर से आंसर करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो जिसकी मास सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इन सब में से सबसे मिनिमम मास किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप लोगों से वो इस तरह के आइंद वगैरह देकर आपसे पूछ ले टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, टाइम पीरियड किसका कम है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो वो भी उम्मीद है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जल्दी में गलती कर जाते हैं फार्मूला में। ध्यान से पढ़ना है कि पेपर में फ्रीक्वेंसी लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो एफ इक्वल टू 1 क्यूब बी ओवर 2 पाई एम ही चूज़ करना है। लेकिन अगर ये देख लें कि अगर पेपर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा हुआ आ जाए, सिंपल फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, लेकिन अगर कभी पेपर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछ ले, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है ना, जो कि 2 पाई एफ के बराबर होती है। तो फिर बच्चों ये वाला 2 पाई आपको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, 2 पाई एफ तभी बनेगा ना, तो इस 2 पाई को ऊपर ले जाओ तो ये फार्मूला बन जाएगा क्यू बी ओवर कौन सा हो जाएगा आपका एम की इक्वल हो जाएगा, तो क्यू बी बाई एम हो जाएगा। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताएं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों ने याद रखना है फार्मूला जो बनेगा वो क्यू बी बाई एम होगा। ये पेपर में ध्यान से याद रखना है, ये फार्मूला जस्ट आप लोगों का आइडेंटिफाई होने के लिए आ सकता है, ठीक है। अच्छा, थोड़े से और आगे चलते हैं, ये तो मैं चीज़ों का आइडिया हो चुका है। अब बच्चों भी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि बेसिक चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं। आर इक्वल टू होगा एम वी बाई क्यू बी, ये आपको याद है सर? ये रेडियस है, किसका रेडियस है? उस चार्ज पार्टिकल के रेडियस है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड से। अब बच्चे इस सर्कुलर में जो एम वी लिखा हुआ है, इस एम वी को, ये जो एम वी लिखा हुआ है इसको मैं मोमेंटम से रिप्लेस भी तो कर सकता हूँ। ये वाला जो फार्मूला बन जाएगा एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ओवर क्यू बी। पहले मैं फार्मूला आपको ड्राइव करवा देता हूँ, क्वेश्चन एंड पे बना लूँगा। एक ये वाला रेडियस का फार्मूला हो गया, एक रेडियस को इन टर्म्स ऑफ हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं। दो फार्मूले हो गए, मैं स्टार बनाता जाता हूँ जो आप लोगों ने लर्न कर लें, ठीक है। अच्छा, एक और बात ज़रा याद रखिए, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होती है। तो यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर को अलहदा कर लूँ तो ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और पी आपको बनाए तो आपको पता है अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर इस पी की जगह पर मैं यहाँ वैल्यू पुट करना चाहूँ, यानी इस पी की जगह पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर मुझे अंडर रूट लिखना चाहिए ना, और डिवाइडेड बाई कौन सा हो जाएगा? क्यू बी हो जाएगा। ये समझ आ गई? लास्ट ईयर मैंने ये फार्मूले डायरेक्ट लिखवाए थे, मैं इसलिए खुद ड्राइव करके लिखवा रहा हूँ कि अगर पेपर में कभी समटाइम भूल भी जाता है ना रिलेशन, तो आपको याद रहे कि ये रिलेशन आए कहाँ से। तो पी स्केयर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, पी यहाँ से निकालें तो इसकी जगह पी की वैल्यू पुट कर दें। इनको अभी भी कन्फ्यूजन है, दोनों साइड पर रूट समझ लेना। तो ये चीज़ यहाँ पर पुट होगी, इसको मतलब कि रेडियस का, और अगर काइनेटिक एनर्जी का कोई सवाल आ जाए तो इस फार्मूले से करेंगे, रेडियस और मोमेंटम का आ जाए तो इधर से करेंगे, रेडियस और स्पीड का क्वेश्चन आ जाए तो इधर से करेंगे। इसमें एक और भी चीज़ ऐड करता हूँ। देखिए आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं। वी पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना,
करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी को हम Q इंटू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम Q इंटू वी अगर लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैं इसमें चेंजेस भी करूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह पर QV, ये V कैपिटल है, ठीक है ना, ये V पोटेंशियल के लिए, ये V स्पीड है, ये V पोटेंशियल है, याद रखना, डिवाइड बाई QV। लेकिन इस फार्मूले में मसला ये आ रहा है कि एक वेरिएबल 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ऊपर भी Q है नीचे भी Q है। वो पुरानी बातें नहीं होती थी कि आप इस Q को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट Q करके लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको माइंड में ज़रा सोचिए, इसको मैं 2 दफ़ा अंडर रूट Q लिखूँ तो ये वाला अंडर रूट Q इस अंडर रूट Q से कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो इसका फंडा बनने का 2m वोल्टेज, ऊपर वाला Q एक नीचे वाले अंडर रूट Q से कैंसिल हो गया, लेकिन अभी नीचे Q है, लेकिन ये अंडर रूट में आ रहा है। अब इधर B लिखा हुआ है तो हम लोगों ने तो ऊपर अंडर रूट लगाना है, हम लोगों ने तो ऊपर अंडर रूट लगाना था। तो एक तो तरीका ये कि उस बी को बाहर लिख दें अंडर रूट से, या अगर बी को अंडर रूट के अंदर ही लिखना है इस बी को, इसको बी का स्केयर करते हैं। बहुत आसान सी बात है, बस मैं दोबारा हिंट भी दे देता हूँ। इस क्यू को मैंने अंडर रूट क्यू और अंडर रूट क्यू करके लिखा है यार, सिर्फ सिंपली ये से कैंसिल हो गया। इस बी के ऊपर स्केयर क्यों लगा दिए, क्योंकि अगर सारे के ऊपर अंडर रूट लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों ने इस बी के ऊपर आपको स्केयर लिखना पड़ेगा, या फिर ये तरीका है कि बी को आप अंडर रूट से बाहर लिख दें। तो ये बातें अब आपको क्लियर होगी कि रेडियस के क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आपके इन 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने इन 4 फार्मूलाज को मैंने आपको ड्राइव भी करवा दिए हैं, इनको कोशिश करें आप लर्न भी कर लें। इनके आपके सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ये बातें याद हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें थोड़ा सा भी मसला बनेगा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि असल चीज़ तो ये रिलेशनशिप ही है। अगर रिलेशनशिप का आइडिया हो फिर क्वेश्चन तो आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इन फार्मूलाज को माइंड में रखें, फिर आपसे क्वेश्चन सही अटैम्प्ट होंगे। नज़र ज़रा देखें, रेडियस में काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर है, चार्ज अंडर रूट से बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड वैसे हमेशा कांस्टेंट ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता। लेकिन जब पोटेंशियल के सवाल आएंगे तो उस वक्त क्या आ रहा है, क्यू जो है वो भी अंडर रूट के अंदर ही आ रहा है और वी भी अंडर रूट के अंदर ही आ रहा है। ये थोड़ी सी बातें आप लोगों ने थोड़ी सी माइंड में रखें। मैं इसके क्वेश्चन शुरू करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ चार्ज पार्टिकल के क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है, आपने बस उन फार्मूलाज को थोड़ा माइंड में रखना है, फिर आपको सही कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि चार्ज पार्टिकल की, चले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। मैं लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाता हूँ 3 पार्टिकल का ना, ताकि आपकी ज़्यादा ग्रिप स्ट्रांग हो। तो मैं लिख रहा हूँ कि 3 चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल की क्वेश्चन तो आप इजीली सारे कर सकते हैं ना। मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। 3 चार्ज पार्टिकल में एक आप लिख लें प्रोटॉन, एक आप लिख लें ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये 3 चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। और ये क्या कर रहे हैं, विद सेम काइनेटिक एनर्जी moves perpendicular to a magnetic field, moves perpendicular to a magnetic field. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. देखिए ना, मैंने 3 की इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है 2 पार्टिकल की ना, मतलब दोनों की इक्वेशन लिख के आप वो बना लेते हैं ना। तो 3 के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। इसमें मैंने 3 पार्टिकल की बातें की हैं। एक मैंने बात की है प्रोटॉन की, मैं फिर भी रिपीट करवा देता हूँ, वैसे आप सारे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको याद है ये चीज़ें। एक प्रोटॉन मैंने लफ्ज़ बोला है, एक न्यूट्रॉन बोला है और एक अल्फा पार्टिकल। इनको ज़रा देख लें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की क्या स्टोरी है। अगर हम इनकी मास की बात करें ना, या इनके चार्ज की बात करें, तो प्रोटॉन की मास को हम m ही लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन की मास को m लिखते हैं तो न्यूट्रॉन की मास को 2m लिखेंगे ना, ठीक है। अगर ये m है तो न्यूट्रॉन की मास को हम क्या लिखेंगे, 2m लिखेंगे। और अल्फा पार्टिकल की मास को हम क्या लिखेंगे, 4m लेंगे ना, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई होता है ना, तो 4m होगी।
ड्यूट्रॉन के बारे में आपको पता तो है ना, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप जो होता है ना 1s2 की बात हो रही है। हाइड्रोजन का आइसोटोप 1s2 की बात हो रही है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है ना, तो जिसकी वजह से इसकी मास 2m हो जाती है। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल तो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है ना, इनकी मास 4 है, इसकी मास 2 है। प्रोटॉन आपके पास m मास होगी इसकी। अब अगर हम चार्ज लिखें, प्रोटॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड E है, ड्यूट्रॉन के अंदर मास 2m क्यों हुई है कि प्रोटॉन तो एक ही है ना, बस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ है, न्यूट्रॉन पर चार्ज तो होगा कोई नहीं, तो न्यूट्रॉन का भी चार्ज हम E लिखेंगे। लेकिन अल्फा पार्टिकल पर अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो अल्फा पार्टिकल पर जब हम चार्ज लिखते हैं इनके रिलेटिव, तो इस पर चार्ज हम 2 ही लिख लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अब ज़रा देखें कि उसने सवाल में पूछा क्या हुआ है, रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछी हुई है एक बात, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद सेम स्पीड से। चार्ज पार्टिकल कौन से वो आपके सामने हैं और इनकी रेडियस की रेशियो पूछी। मैं चले बजाय वो इक्वेशन कटिंग शटिंग करवाने के, मैं आपके लिए ज़्यादा सिंपल से मेथड से करवाता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आप क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट कर लें। ये लिख लें, 3 हो तो इस तरह तीनों को लिख लें। अब ये ज़रा देखिए कि उसने किस फार्मूले की बात की है। उसने बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। देखिए अगर बच्चों काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी तो फिर मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, R = 2m × QD, ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी पार्टिकल की बात हो रही है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम वाला फार्मूला लिख सकता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी सेम वाला अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो बन जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर तो अंडर रूट आ रहा था ना, डिवाइड बाई क्यू बी पे अंडर रूट नहीं था, यानी क्यू बी सिंपल था, बाकी पर अंडर रूट था भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। देखिए बात किसकी हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है। इधर यहाँ पर छोटा सा p लिख दो, यहाँ पर क्यू के साथ भी b लिख दो, p लिख दो ना, यानी ये दो चीज़ें वेरिएबल हैं। आप चाहें तो फार्मूले में इस 2 को काइनेटिक एनर्जी और b को वैसे ही उड़ा दें, लेकिन मैंने क्योंकि फार्मूला इस शेप में लिख रहा हूँ जिससे मैंने अभी इनको कट नहीं किया, आप कट भी कर दें तो हर्ज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को क्यों कट कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा तो है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो अब काइनेटिक एनर्जी और बी की वो बात नहीं कर रहा, तो बी हमेशा हम फिर सेम ही लेते हैं। तो अब आप चाहे तो मैं अब आपके लिए कट कर रहा हूँ, मैं अब इस काइनेटिक एनर्जी को भी यहाँ पर भी नहीं लिखूंगा और बी को भी नहीं लिखूंगा और नंबर 2 को भी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। और जब हम इस तरह रेशो की फॉर्म की बात करते हैं तो फिर हम कांस्टेंट चीज़ों को बच्चों नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर किसकी मास आएगी, ड्यूट्रॉन की मास के ऊपर अंडर डिवाइड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। उम्मीद आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर कौन सा हो जाएगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। जो कांस्टेंट चीज़ें होंगी वो एलिमिनेट कर देंगे, बाकियों के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितनी भी बोली, m का होगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन m डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम E से डिनोट कर रहे हैं इनटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितनी है 2 ही, आप लोगों ने सॉरी 2m होगी, इतनी होगी 2m है, ड्यूट्रॉन ऑफ चार्ज E है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इसकी मास कितनी है अल्फा पार्टिकल की 4m मास है, और इस पर चार्ज की बात करेंगे तो 2 ही चार्ज होगा, ठीक है। अब आप ज़रा देख लें, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर अंडर टाइम बाई ये हो जाएगा, इसको उसी तरह लिखा रहने दें, अंडर रूट m/e हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो 4 जो है वो बाहर आकर 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा अंडर रूट m/e रह जाएगा। अब कुछ बच्चे जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही वो ज़रा देखें, ये तो समझ सबको आ गई है ना, ये 4 अंडर से बाहर आया है, 2 बन गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये भी m/e बच गया। इसका अंडर रूट मैंने सेपरेट करके लिख दिया, अंडर रूट 2/e। अब एक चीज़ देखें, जब ये वाली दरमियान में सिंबल लगी हुई हो ना, तो ये ऊपर वाली चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो इससे कैंसिल हो गया, तीसरा इससे कैसे कैंसिल हो गया, ये 3 का इसीलिए तो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना। 2 के क्वेश्चन तो आप नॉर्मली अटैम्प्ट करते हैं, 3 का मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि ये इससे कैंसिल हुआ है, आप ये सोचें कि ऊपर जितनी चीज़ें कॉमन होंगी वो आपस में सारी कैंसिल हो जाएंगी। इवन कोई चौथा पार्टिकल भी गिवन होता है तो उसकी भी कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। अब आप ज़रा ये भी सोचें ना, काइनेटिक एनर्जी और बी किधर चले गए, असल में इसमें भी काइनेटिक एनर्जी और बी था, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी और बी था, तो ये काइनेटिक एनर्जी उनसे कैंसिल हुई है और इसका बी उनसे क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, 2 सब का आपस में कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिलेशन के लिए जब ये वाली सिंबल हम यूज़ करें तो 2 पार्टिकल ज़रूरी नहीं होते, इवन 4-5 जितने मर्जी पार्टिकल का कंपेरिजन कर रहे हो उनकी ऊपर वाली चीज़ें आपस में कैंसिल होंगी।
इसकी इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, और उसकी नीचे वाली चीज़ें आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये नीचे वाले सारे ई कैंसिल हो गए, ऊपर वाले एम से एम कैंसिल होते गए, तो एंड पे क्या बच गया, 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ज़्यादातर जो सवाल आता है ना पेपर में, वो 2 पार्टिकल का आता है। वो कहता है ये सेम सवाल में ये 2 पार्टिकल गिवन होंगे तो आपका आंसर 1/√2 होगा, या ये 2 पार्टिकल गिवन होंगे आपका आंसर √2/1 होगा, या ये 2 पार्टिकल गिवन होंगे तो आंसर 1/1 होगा। मैंने इसलिए 3 का करवाया ताकि अगर 3 का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई मसला ना हो। आपको पता हो कि 3 का क्वेश्चन इस तरह रेशियो लिख के सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज कॉमन आपस में कैंसिल होती जाती हैं, और इस तरह नीचे वाली सारी आपस में एंड पे आप लोगों ने कैंसिल कर देनी है। इसी सवाल को मैं अगर बच्चों थोड़ा और चेंज कर दूं, अभी तो मैंने बोला ना ये सारे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहे हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी से ना, अगर हम इसकी अल्फा पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी के बजाय, बाकी स्टेटमेंट सेम है, लेकिन अगर मैं इसको विद सेम काइनेटिक एनर्जी के बजाय इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूँ विद सेम काइनेटिक एनर्जी के बजाय लिख दूँ, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। मैं आगे लिख रहा हूँ आर एक्सेलरेटिंग विद सेम पोटेंशियल, बाकी सारा क्वेश्चन सेम, आर एक्सेलरेटिंग विद सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी वाला लफ्ज़ है, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया आर एक्सेलरेटिंग विद सेम पोटेंशियल, कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं विद सेम पोटेंशियल से, और बाकी क्वेश्चन वही है बिल्कुल। वो पूछ रहे हैं इनके रेडियाई की रेशियो बताओ, यानी इनके रेडियस की रेशियो बतानी है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन की रेशियो बच्चों रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन की रेशियो बतानी है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ। अब अगर आपको फार्मूला याद हो तो उसका फार्मूला क्या था रेडियस का, अगर बच्चों पोटेंशियल सेम हो दोबारा लिख से, तो क्या वो पेज बार बार दिखाता रहूँगा आपको। तो फार्मूला बन उसका फार्मूला था 2m पोटेंशियल डिवाइड बाई क्यू, और पता है ना बी को हम धक्के संडूट में लेकर आए थे, तो बी के ऊपर आप लोगों ने स्केयर लिखा। अब जरा खुद सोचिए इस सवाल में उसने क्या बोला है, एक्सेलरेटिंग विद सेम पोटेंशियल, वी सेम हो गया, टू वैसे ही सेम है, बी तो मैंने कहा जब बी होते ही क्वेश्चन में कांस्टेंट है, बी को बहुत रेयर कभी वेरिएबल मैंने तो कभी देखे ही नहीं है, अगर हो भी जाए वेरिएबल तो मसला कोई नहीं है, उसकी वैल्यूज गिवन होगी वो लिख देंगे, लेकिन जब बी की वो क्वेश्चन में बात ना करें तो बी यहाँ पर कांस्टेंट ही कंसिडर होगा। तो बी बच्चों कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, कांस्टेंट के बिना फार्मूला लिखेंगे तो एम बाई क्यू फार्मूला लिखा जाएगा। अगर आप गौर करें पिछले सवाल में भी एम बाई क्यू था, लेकिन उसमें एम के ऊपर अंडरूट था, क्यू के ऊपर अंडरूट नहीं था। इसमें क्या आ रहा है, एम के ऊपर भी अंडरूट है और क्यू के ऊपर भी अंडरूट है। तो मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि क्यों दोनों के ऊपर अंडरूट आ रहा है। मैं अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, प्रोटॉन पर चार्ज मास एम होती है, और इस पर चार्ज को क्यू के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो स्टेप एक्स्ट्रा बनाकर भी कर सकते हैं। ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन की मास 2m होती है, इस पर भी चार्ज कितना होता है, ये होता है। अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, अल्फ़ा पार्टिकल पर मास m और चार्ज इसका 2e हो जाएगा, ठीक। चाहे जिसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सॉल्व मतलब इसको √10 बाई √t की फॉर्म में लिख लें, इसको √2 √10/e की फॉर्म में लिख लें, इसका 2 4 से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा √2 √10 बाई क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। इनके ऊपर भी अंडरूट आना चाहिए, यानी सब के ऊपर अंडरूट का साइन आएगा। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो जो कॉमन है वो कैंसिल होंगे, कॉमन तीनों में जो कॉमन है वो कैंसिल होंगे, बात याद रखनी, तीनों में जो कॉमन होंगे वो कैंसिल होंगे। इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है। तो अब ये नहीं आप कर सकते कि इसको इससे कैंसिल कर दें। अगर आप तीनों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों के क्वेश्चन में जो तीनों में कॉमन होंगे सिर्फ वो कैंसिल होते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि आप ये कॉमन है जिसको भी कैंसिल करते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तीनों में जो कॉमन होंगे वो कैंसिल होंगे, इससे ये इससे इससे, तो एंड पे क्या बच गया, 1/√2 और रेशियो √2 हो जाएगा। एंड पे वही बात मैं दोबारा करूँगा कि अगर इन दो का सवाल आ जाता तो ये वाला आंसर होता, अगर इन दो का क्वेश्चन आ जाता तो फिर √2 को √2 से आप कैंसिल करके इसका आंसर 1/1 कर सकते थे अगर ये दो होते। अगर इन दो का सवाल होता तो फिर आंसर 1/√2 होता, लेकिन इन दो का क्वेश्चन होता तो फिर आप इनको भी कैंसिल करके 1/1 लिख सकते थे अगर इन दो का इंडिविजुअल क्वेश्चन होता। हम जो सवाल कर रहे हैं वो दो का नहीं है, वो तीन का इकट्ठा क्वेश्चन है,
इसलिए आप लोग इसके आंसर को इसी तरह ही लिखेंगे, 1/√2 और √2 हो जाएगा। सपोज करें ये वाला क्वेश्चन सेम है और एक्सेलरेटिंग विद सेम पोटेंशियल वाली बातें सारी वही हैं। एंड पे चेंज कर देता हूँ, एंड चेंज है। एंड कैसे चेंज है वो ज़रा देखें। एंड पे आप ये लिख लेना इसमें ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड कर दे, रेडियाई की बजाय क्वेश्चन यू आ जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। वो आपसे पेपर में ये पूछ लेता है कि जिन पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं उन पार्टिकल्स के टाइम पीरियड की रेशियो बताओ। तो बच्चों आप इजीली जो है वो, अगर इस सवाल में आपसे टाइम पीरियड की रेशियो की बात करता है तो आप इजीली इनके टाइम पीरियड की रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारे कंसेप्ट तो आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन और टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। अब देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला इसके लिए आपको आना चाहिए। टाइम पीरियड का फार्मूला मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ, 2πm/q भी होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इस फार्मूले में 2π तो वैसे ही कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, m/q वेरिएबल है ना, यानी इसमें m/q वेरिएबल है ना, m के ऊपर अंडर रूट है ना q के ऊपर अंडर रूट है। पेपर में आपको यही बोलेगा कि किस के ऊपर अंडर रूट आता है और किस के ऊपर अंडर रूट नहीं आता। बस ये कंसेप्ट अपना ठीक कर लें तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह का कोई इशू ही नहीं बनेगा। और ये कंसेप्ट प्रैक्टिस से ही आता है, मतलब खुद से प्रैक्टिस थोड़ी बहुत इन फार्मूलाज की करेंगे, इनको बार बार लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर भूल भी जाते हैं इनके इस पेपर में, समटाइम बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है, तो मैंने इसीलिए आपको प्रूफ भी करवा दिए। अब वो एक सेकंड में प्रूफ माइंड में लेकर आएंगे ना, तो प्रूफ से आपको समझ आ जाएगा कि किसके ऊपर मैंने अंडरूट लिखना है और किसके ऊपर अंडरूट मैंने नहीं लिखना। मैं अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। प्रोटॉन के लिए m/q, प्रोटॉन की मास m, इस पर चार्ज e, ड्यूट्रॉन की मास 2m, इस पर चार्ज भी e होगा। इसी तरह अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, इसकी मास 4m, इस पर चार्ज भी 2e हो जाएगा। ठीक है, अब देख लें जो कैंसिल हो रहे हैं, ये m इस m से कैंसिल हो गया, पता नहीं एक जैसे कैंसिल होते हैं। ये e से कैंसिल हो गया और ये अपने से तो कैंसिल हो सकता है ना, ये 2 4 से तो कैंसिल होगा, इसका 1 बच गया, इसका 2 बच गया, इसका 2 बच गया। अगेन वही बात, इन दो का क्वेश्चन आए 1/2 होगा, इन दो का क्वेश्चन आ जाए फिर भी 1/2 होगा, इनका आपस में आ जाए तो 2/2 जो लिखा हुआ है उसको 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपस में तो एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर 1/1 की इक्वल आ जाएगा अगर इन दो का क्वेश्चन आ जाएगा। ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट सी थीम है, इस पे आप लोगों ने थोड़ा सही तरह काम करना है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अब आप लोग जो है वो ईजिली उम्मीद है अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आती है जो आप सब ने पढ़ रखी है एफएससी में, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह इंटर हो कि उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री भी ना बने, 90 डिग्री भी ना बने, यानी 0, 90 और 180 के अलावा हो, जिससे हम केसरी का नाम देते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। केसरी है कि इफ़ वी एंड बी जो है आर इंक्लाइंड हो, अगर वी और बी इंक्लाइंड हो जाए तो फिर कैसा होगा ना। इंक्लाइंड का मतलब ये होता है, अगर बहुत सिंपल मीनिंग लिखो ना, अदर देन 0, 90 एंड 180, इनके अलावा सारे एंगल इंक्लाइंड होते हैं। तो इंक्लाइंड में फिर कौन से एंगल आएंगे ज़्यादातर, जब एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू में 45 डिग्री लिखा होगा, 30 डिग्री लिखा होगा, 60 डिग्री वगैरह, ये सारे एंगल जो होते हैं वो इंक्लाइंड एंगल काउंट होते हैं। तो अगर वी और बी इंक्लाइंड हो तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों ने कहना है कि जो चार्ज पार्टिकल होगा जो वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा और वो वी और बी इंक्लाइंड होंगे। इंक्लाइंड मीन के अदर देन दीज 3 एंगल्स। और ये कंसेप्ट तो आपको पता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला किसका रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखो तो क्यू वी भी साइन थीटा बनेगी। और आप लोगों ने याद रखना है, जो भी चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होती है उसमें एंगल की रेंज 0 से 180 डिग्री तक होती है। यहाँ पर क्योंकि ये वाला फार्मूला भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, यहाँ पर भी एंगल की रेंज 0 से 180 डिग्री तक एंगल होगा। अगर मतलब हम यहाँ पर एंगल 0 से 180 तक ही ले रहे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ तक की सिर्फ बात की है। और इन 3 एंगल के अलावा असल में आप यूँ समझे ना, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इन 3 के अलावा जो भी नाम होगा उसको इंक्लाइंड बोलेंगे, मतलब इन 3 एंगल के अलावा जो भी एंगल होगा उसको इंक्लाइंड बोलेंगे। नॉर्मली ये वाले एंगल आते हैं। और उस वक्त आप लोगों ने याद रखना है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री या पाथ होगी वो हम बोलते हैं हेलिकल और स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री होगी, यानी इसकी हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का
जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। तो तीसरा केस आपको समझ आ गया कि अगर एंगल ये वाले एंगल होंगे तो उसका पाथ हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा। इसमें जो आप गलतियाँ करते हैं वो ज़रा देख लें। गलती कुछ बच्चे यूँ करते हैं कि यूँ क्वेश्चन आता है ना, सपोज करें वो कहते हैं कि ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैंने आपको पहले बात बताई थी। वैसे वो कहते हैं यूँ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, और इसका जो एंगल बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल वो 30 डिग्री है। तो पूछते हैं बताएं इसका पाथ कौन सा होगा, यानी इस केस में इसका पाथ कौन सा होगा। तो अक्सर बच्चे जल्दी में कहते हैं कि इस केस में इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल और स्पाइरल पाथ होगा, यानी इस केस में उसका हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस केस में इसका हेलिकल या स्पाइरल पाथ नहीं होगा। इस केस में भी इसका जो पाथ होगा वो आप लोगों ने याद रखना है सर्कुलर पाथ ही होगा, यानी इस केस में हेलिकल या स्पाइरल पाथ नहीं, इस केस में सर्कुलर पाथ है। ये वही बात है जो मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, दोबारा सुने। सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है, ये मार्कर की टिप मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ये मार्कर जो है वो चार्ज की वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये ब्लू मार्कर चार्ज की वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब जरा खुद नोट करो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस वक्त वी और बी का एंगल कितने डिग्री है 90। अगर ये इस तरफ हो जाए तो अब भी का एंगल 90 है ना, अगर ये इधर चला जाए तो तब भी का एंगल 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इस प्लेन में किसी भी जगह पर हो, ये मार्कर ब्लू वाला इस प्लेन में किसी भी जगह पर हो, तो इसका इस मार्कर के साथ एंगल कितने डिग्री रहेगा 90 डिग्री ही रहेगा। ये कुछ ऐसे ही हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपको इस तरह वेलोसिटी शो की जाए, इधर शो की जाए, वो चार्ज पार्टिकल, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इधर शो करे, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इधर शो करे, इधर शो करे, इधर शो करे, सब एंगल 90 डिग्री है। यानी वो एंगल आपको देगा ज़रूर विद हॉरिजेंटल के साथ, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस में आपका जो पाथ सर्कुलर ही होगा। सर्कुलर पाथ क्यों होगा, क्योंकि इन सारे पाथ में वी और बी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। ये बात मैंने फोर्स एंड कंडक्टर में एक्सप्लेन की थी, दोबारा चार्ज पे इसलिए एक्सप्लेन कर दिए कि कहीं आपको हेलिकल पाथ को कहीं सर्कुलर पाथ को आप हेलिकल पाथ ना समझ बैठे इस एंगल के इंक्लाइंड होने की वजह से। तो यहाँ पर एंगल इंक्लाइंड की ये डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये डायग्राम आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड हो, तो जब भी आपको डायग्राम शो करेगा तो आप लोगों ने याद रखना है उस केस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा चलें इस हेलिकल या स्पाइरल पाथ की बात फिर शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं इसको थोड़ी डिटेल में जाता हूँ इसकी, ताकि आपको कन्फ्यूजन एक दो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा आर्टिकल बनता है ये, लेकिन मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों इंटू है मैग्नेटिक फील्ड में, और सपोज कर लेते हैं इस जगह पर वो चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है। यानी ये चार्ज पार्टिकल इंटू है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी। अब देखिए एंगल सपोज करें 30 डिग्री है, जो भी गिवन है। अब ये एंगल किसके दरम्यान में, v और b के दरम्यान में, तो ये एंगल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल है v और b के दरम्यान में। तो ऊपर वाली डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट था ना, ये जो आपको एंगल वो बता रहा था 30 डिग्री, वो v और b के दरम्यान में नहीं था, वो विद हॉरिजॉन्टल और v के दरम्यान में था। हमें तो एंगल ये वाला v और b में चाहिए, इधर बिल्कुल एंगल ठीक लिखा हुआ है कि v और b के दरम्यान में एंगल जो है वो 30 डिग्री। इस केस के अंदर इसका पाथ कौन सा होगा, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, इस केस के अंदर इसका पाथ हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा। अब बात ये सोचने वाली है कि क्यों हेलिकल या स्पाइरल पाथ उसका हो गया, मतलब उसका हेलिकल या स्पाइरल पाथ क्यों बन गया, इस बात को ज़रा समझें। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाऊँ, इस v के मैं कंपोनेंट्स बनाऊँ, तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक मेरे पास v का वो कंपोनेंट बनेगा विच इज़ पैरेलल टू b होगा। ये समझ आ गई, पैरेलल की सिंबल है, v का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू b हो, पैरेलल समझ आ रहा है, पैरेलल टू b हो, b के पैरेलल हो, वो कौन सा होगा, v cos थीटा होगा। v cos थीटा v का वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू b है। इसी तरह अगर हम इस तरफ एक कंपोनेंट ले लें, इस तरफ अगर हम इधर लेते हैं ना, तो मैं इधर की बजाय इसको इधर बना रहा हूँ, तो ये कौन सा होगा, v परपेंडिकुलर होगा। v परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, v साइन थीटा होगा। v परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, v साइन, परपेंडिकुलर भी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, v cos थीटा, पैरेलल का मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और v परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या है कि v का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो,
वो वाला कंपोनेंट v sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक v का वो कंपोनेंट है विच इज़ पैरेलल टू b है, और एक v का वो कंपोनेंट है विच इज़ परपेंडिकुलर टू b है। अपने पास ये लाइन लिख लें कि जो कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो इस डायग्राम में v cos थीटा है, ठीक है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग v cos थीटा है, ये कंपोनेंट उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएगा किस में, स्ट्रेट लाइन में। मतलब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट चाहता है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका मूव कर रहा हो किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। वो ये चाहेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करें। लेकिन वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंपोनेंट चाहेगा चार्ज पार्टिकल मूव करे किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ये अपने पास बातें लिख लें कि अगर v और b इंक्लाइंड हो, अगर v और b इंक्लाइंड हो, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का। और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको इधर खींचेगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन करे। ये कंपोनेंट कैसे खींचेगा कि कौन सी मोशन करे, सर्कुलर मोशन करे। तो आप जरा एक चीज़ नोट करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस चार्ज पर इस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रही है, एक उसको यूं सर्कुलर पास में रोटेट करवाना चाह रही है। तब क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट हैं और कोई कंपोनेंट भी जीरो नहीं है, एंगल है ना, एंगल पुट करो, दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसी मोशन करेगा, अब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह की मोशन करेगा। अब आपको मेरा ख्याल है कंसेप्ट सही समझ आ चुका होगा। तो इसमें देख लें दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी है और इसमें कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन भी है। तो वो कुछ समझ आ गई, जो सर्कुलर पास में बेंड होना है, लेकिन ये ऊपर गया है, ये ऊपर किस वजह से गया है, इस कंपोनेंट की वजह से। ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। आगे क्यों साथ साथ जाता जा रहा है, साथ साथ आगे इसलिए जाता जा रहा है कि पैरेलल कंपोनेंट उसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी करवा रहा है। तो ये इसका मेजर कंसेप्ट तो ऐसे ही बनता है कि इस केस के अंदर ये दोनों मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। और किस कंपोनेंट की वजह से कौन सी मोशन करेगा, उम्मीद आपको इस डायग्राम से क्लियर हो चुका होगा। और ये जो एंगल वाला कुछ बच्चों के माइंड में रॉन्ग कंसेप्ट होता है, वो भी मैंने कोशिश तो की है कि आप इन दोनों डायग्राम्स को अगर इकट्ठा माइंड में रखें तो वो वाला कंसेप्ट भी अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप इसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें, वैसे तो इसकी डिटेल मैं साइड पे लिख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में टॉपिक है, मतलब वो उसने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो किस चीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में तो मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। अगर इस सर्कुलर मोशन में इसके टाइम पीरियड का फंडा पूछे ना, तो 2πm/q होगा, यानी टाइम पीरियड का फंडा क्या रहेगा, सेम ही होगा। यानी जो हम लोगों ने, ये कौन सा सर्कल है, ये जब चार्ज पार्टिकल हेलिकल पास में मूव करेगा उस वक्त जो सर्कल बनेगा, जब चार्ज पार्टिकल हेलिकल पास में मूव करेगा उस वक्त इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, उस वक्त भी इसके टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm/q होगा। यानी टाइम पीरियड के फार्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रेडियस का फार्मूला जरा चेक करते हैं। रेडियस का फार्मूला पहले क्या था, वैसे पहले फार्मूला था mv/qb था। ये कब फार्मूला था, जब चार्ज पार्टिकल प्योर सर्कल में मूव करे। अब सर्कल के साथ साथ वो लीनियर मोशन भी कर रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर रेडियस के साथ v नहीं लिखेंगे, बल्कि रेडियस के सामने v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि अब पूरी v की वजह से सर्कुलर मोशन नहीं हो रही, अब v के एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है। v का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है। तो अगर रेडियस का फार्मूला लिखेंगे तो mv परपेंडिकुलर बाई qb मुझे लिखना पड़ेगा। या अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो v परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, v sin थीटा है ना, तो v sin थीटा ओवर qb होगा। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, मतलब ये ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट अभी ये पढ़ लिया है, सही कंसेप्ट अगर किसी को समझ आया है तो इन फार्मूलाज को लिखना आपके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो ये दो बातें सिर्फ आप याद रख लें, ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं। तो एक तो पहली बात तो ये कि टाइम पीरियड के फार्मूले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड का फार्मूला सेम रहेगा।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्यों सेम रहेगा? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, उसका स्पीड के साथ कोई लिंक ही नहीं है। और दूसरा रेडियस इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के फार्मूले में वी पहले कंप्लीट वी लिखा हुआ था, अब वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, इस फार्मूले को हम प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी एक चीज़ पढ़ी। एक और चीज़ भी होती है ये नम्स वगैरह के लिए याद रखना, पिच जिसे कहते हैं, PITCH, पिच। पिच वैसे हम फ्रीक्वेंसी को भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में पिच कुछ और चीज़ होती है। मैग्नेटिक फील्ड में पिच को हम यूँ डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पिच के मीनिंग और होते हैं। वो वेव्स में पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। मैं लिख सकता हूँ, आप यूँ कह सकते हैं पिच क्या होती है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड के दौरान कितना चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर जाता है, जिसमें वेव्स में वेवलेंथ नहीं होती, यानी चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यूँ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वन टाइम पीरियड में उस चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर जाना है, इसको पिच बोलते हैं। यानी वन टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, उस डिस्टेंस को वो किसका नाम दे रहे हैं? पिच का नाम दे रहे हैं। यानी वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज नेम्ड एज पिच। ठीक है, तो पिच अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो कि वन टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे लिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर कर जाएगा उसकी पिच होगी। इसका जो फार्मूला बनता है ना, वो वी कॉस थीटा लिख के ना आप लोगों ने, इस तरह प्रोजेक्टाइल में नहीं होता था, हम वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे। प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करते हुए हम वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल यहाँ पर भी वही होगा। यानी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिच कैलकुलेट करते हुए वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करें, तो टाइम पीरियड अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 2πm/QB होगा। ये थोड़ा याद रखना है कि अगर कभी नम्स वगैरह में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो अब आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं कि वी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 2πm/QB के इक्वल होगा। तो आसान बात है, अगर आपको ये फार्मूला माइंड में है, तो इस जो इसकी पिच अगर कभी कहता है कैलकुलेट करो, तो पिच के क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं एक आधा इसका क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, ताकि अगर कभी नम्स में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एटलीस्ट उसको अटैम्प्ट कर सकें, आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक मैं चले आपको असाइनमेंट के लिए दे दूंगा, ठीक है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर लें। लिख लें अपने पास एक क्वेश्चन, लिखें ए चार्ज पार्टिकल QM लिखा हुआ, Q उसकी पर चार्ज, M उसकी मास, इज मूविंग विद वेलोसिटी इसकी गिवन है V इक्वल टू V1I प्लस V2J। ठीक है, जब ये I J लिख सकते ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाने होते। ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड भी लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं B0I, फाइंड ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड ट्रेजेक्ट्री तो पता है पास फॉरवर्ड जो होगा, उसका रेडियस, टाइम पीरियड, चले सारा कुछ लिख सकते हो, एंड पिच। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चार्ज पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सबसे पहले मसला तो ये कि आप इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड करें। अगर आप सही तरह इस सवाल को समझेंगे तो आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो ट्रेजेक्ट्री वाला जो सवाल आता है ना, जो मैंने ये वाला आपको करवाया, ज़्यादातर नाम आपके UHS में, ईटा वगैरह में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी तरह आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछेगा। इसके आने के चांसेस हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, आसान सवाल है, तो इसमें आपसे ट्रेजेक्ट्री लाजमी पूछ सकता है। मतलब बाकी चीज़ें वो पूछे या ना पूछे, ये थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाती हैं, क्योंकि इस आपके कोर्स से एडवांस लेवल की, अदरवाइज तो चीज़ें आसान ही होती हैं। लेकिन वो बात आपको ज़रूर पूछ सकता है ट्रेजेक्ट्री। इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड खुद सोचना पड़ेगा कैसा है। बड़ा आसान है सोचना है, इसको ज़रा सोचो क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी, B0, और उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स, आई मीन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाना पड़ेगा। ये देख लें,
मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म क्यों बना रहा हूँ? कि उसने मैग्नेटिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट लिखा हुआ है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि बी जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस या जेड एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। अगर इसके साथ कुछ और भी लिखा होता ना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता था। आई है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बी है जनाब, डायरेक्शन उसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब ज़रा गौर करें, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, इस जगह पर बच्चों एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक उसकी वेलोसिटी का जो v1 कंपोनेंट है, इधर ज़रा गौर करें, ये समझेंगे तो आपको अगली असाइनमेंट समझ आएगी, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है v2, वो अलॉन्ग j है। अगर इसको i मान रहे हैं तो ये j इधर होगा ना, ये v2 होगा। तब आपको समझ आ गया कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर पैरेलल टू सॉरी v है और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूँ समझ लें, अपने माइंड में रख लें, ये पैरेलल में लगा लो इसके साथ साइन, और आपकी आसानी के लिए इसके साथ मैं परपेंडिकुलर की सिंबल आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हैं या नहीं है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी किधर होगी? अगर सोचें माइंड में तो इसकी वेलोसिटी कहीं इधर नहीं होगी। लेकिन ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिखे हुए हैं ना बच्चों, तो ये v किधर होगी? v कहीं इस जगह पर होगी। इसका मतलब क्या होगा? v और b यहाँ पर क्या है? इंक्लाइंड नहीं है, ये b है ये v है, v और b यहाँ पर इंक्लाइंड है। इस केस में पहला सवाल ये था कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो हेलिकल होगी, हेलिकल पाथ में वो मूव करेगा, ठीक है। और हेलिकल पाथ कैसा होगा? अच्छा, हेलिकल पाथ में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हेलिकल पाथ कैसा बनेगा। हेलिकल पाथ ये v परपेंडिकुलर डिसाइड करेगा। v परपेंडिकुलर अपवर्ड है ना, तो ये इधर आ रहा है तो इसका सर्कल यूं बनेगा, यानी यूं इस तरह का इसका सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसने डिस्प्लेस होना है ना, इसकी वजह से इसने सर्कल बनाना है। ये बात अभी आपको इतनी अच्छी क्लियर नहीं होगी, मैं एक और डायग्राम आपको बनवाऊंगा, उसमें आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सर्कल किसकी तरफ जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा उसकी तरफ सर्कल जाएगा और डिस्प्लेस इस पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन में करेगा। ये बात तो आपको समझ आ गई कि इसका पाथ हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा। अब चाहें तो नम्स के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इसका रेडियस वगैरह भी बता सकते हैं। देखिए रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी होता है ना। अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो यहाँ पर मैंने वी क्या लिखवाया था? वी परपेंडिकुलर लिखवाया था। जब गौर करें सवाल पे तो चार्ज बॉडी जो जो भी पार्टिकल उस पर चार्ज क्यू है, मास उसकी एम ही है, ठीक है ना। तो चार्ज क्यू ही रखेंगे, मास एम एम ही रखेंगे। जब फार्मूला पेपर में आएगा चार ऑप्शन डिफरेंट लिखे होंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। बी के साथ क्या लिखा होगा? बी नॉट चूज करेंगे। समझ आएगी बात की? अब वी के साथ क्या लिखना है? v1 लिखना है या v2 लिखना है? यहाँ पर v परपेंडिकुलर लिखना है और यहाँ पर v परपेंडिकुलर अगर लिखना है तो v, चले मैं लिख सकता हूँ आपकी आसानी के लिए, v परपेंडिकुलर लिखना है, यहाँ पर v1 आएगा, 2 यहाँ पर 2 आएगा। mv2 बाई क्यू बी नॉट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। mv2 बाई बी क्यू नॉट, इसके साथ इन चीज़ों को वेरी करेगा ना, ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं, इन दो को वो चेंज करेगा। तो परपेंडिकुलर वाला v लिखना है, वो v2 है, बाय बी हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 2/m बाई क्यू बी होता है। तो टाइम पीरियड में तो कोई और चेंज आएगी नहीं, सिर्फ बी की जगह पर क्या आ जाएगा? बी नॉट आ जाएगा। बी लिखना रॉन्ग है, यहाँ बी नॉट लिखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी के मैंने दो बातें होगी बल्कि तीन होगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे वो पिच पूछ लेता है, पिच के अंदर आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने कौन सा कंपोनेंट वी पैरेलल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ वी पैरेलल वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये v1 है ना जो इसके अंदर छुप गया है। वी पैरेलल वाला कंपोनेंट v1 है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2πm बाई क्यू बी नॉट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपको सही समझ आया है, सिर्फ आप लोग इस डाटा को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे एनालिसिस करें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ज़ाहिर है पेपर में तीन तीन चार चार चीज़ें तो वो नहीं पूछता होता, पेपर में तो एक वक्त में कोई एक कंसेप्ट को आप लोगों से पूछता है। क्योंकि मैं तो आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन अलग-अलग तो नहीं बनाता, मैं फिर एक क्वेश्चन के अंदर ही सारे पार्ट्स आपको समझा देता हूँ। ये बच्चों आपके लिए असाइनमेंट है, इसको अपने पास नोट कर लें, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए चार्ज पार्टिकल उस तरह लिख लें क्यू एम इज मूविंग। मैं इसके आंसर सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं रीज़न किसी बात की भी डिस्कस नहीं करूंगा, रीज़न आप खुद सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा। इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड b is equal to 3j
फाइंड ट्रेजेक्टरी, बाकी वही सारी बातें हैं, वो मैं सारी बातें लिख सकता हूँ। अब मैं सिर्फ इसके ना आंसर लिख सकता हूँ, मैं कुछ आपको समझा नहीं रहा, लेकिन आप बेहतर है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन आंसर्स को पहले ना देखें, मतलब इस क्वेश्चन को अलहदा से कहीं सॉल्व कर लें, उसके बाद इन आंसर्स को देखें, तब आपका कंसेप्ट सही क्लियर होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इन आंसर्स को पहले देख लिया और क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया तो फिर आपको कोई इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक क्वेश्चन के लिए इसका सोल्यूशन आपको बार बार सेंड करता रहूँ, इसलिए मैं सोल्यूशन इसका बना रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने खुद इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना है कि आप लोगों ने इसके सोल्यूशन को अभी भी ना ही समझ, मतलब ना ही देखें तो बेहतर है। लेकिन मैं इस पर सोल्यूशन इसका बना देता हूँ। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस होगा और ये चार पार्टिकल कुछ यूं ट्रेजेक्टरी इसकी हेलिकल या स्पाइरली होगी। इसके रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड का इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका 2πm/3q होगा। और इसकी अगर आपसे पिच पूछ लेता है, पिच का फॉर्मूला बनेगा 8πm/3q। तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन करें ना, तो आप लोग सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर सोचिएगा, ठीक है, कि डायग्राम इसकी किस तरह की बनेगी। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, शायद आपको याद हो, मैंने डायग्राम पे थोड़ी सी बात की थी और मैंने कहा था डायग्राम को खुद कहीं अप्लाई कीजिएगा। तो आप उसी पैटर्न पे जो मैंने पिछली डायग्राम समझाते हुए बात की थी ना, वो आप सोचेंगे ना तो आपका आइडिया होगा डायग्राम की इसकी किस तरह का हेलिकल या स्पाइरल पाथ होगा, ठीक है। और सेकेंडली उसके बाद फिर आप ये चीज़ें तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें उम्मीद है आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वापस आते हैं कुछ बेसिक और फंडामेंटल जो कंसेप्ट हैं। आपको याद होगा हम लोग एक टॉपिक छोटा सा दरम्यान में हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस ये करना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उस, क्योंकि यूएचएफ में उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लिखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग क्या पढ़ें। तो वैसे तो हम लोग जो पूरा आर्टिकल ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल उसने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करें। अब अगर वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करें, तो हम यही सोचेंगे जब वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे, तो मतलब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली हम लोगों ने फिर किसको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड बी को तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बी को हम हर तरह से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ये हमारे कोर्स में डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन इसको अपने पास नोट कर लें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइंड में रखें, मैं उधर से आपको समझाता हूँ, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इमेजिनरी लाइंस है, और वो भी कहाँ पर होती हैं, इन ए रीजन ऑफ स्पेस होती हैं। अच्छा, कुछ एग्जामिनर एवं तंग करने की बजाय ना रीजन ऑफ स्पेस टाइम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप स्पेस के, या आइंस्टाइन इसको स्पेस टाइम कहता था, तो ये लफ्ज स्पेस लिखा हो या स्पेस टाइम लिखा हो एक ही बात होती है। कभी कभार वो एग्जामिनर जानबूझ के लफ्ज चेंज कर देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में स्पेस टाइम होता है, क्लासिकल फिजिक्स में स्पेस होता है, मीनिंग दोनों के सेम ही है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम कह लें या स्पेस कह लें, इसको कोई कंसेप्ट नहीं। क्लासिकल फिजिक्स में स्पेस होता है, मॉडर्न फिजिक्स में उसको स्पेस टाइम कहते हैं। हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन रीजन ऑफ स्पेस, और वो लाइंस किस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते थे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता था। इलेक्ट्रिक लाइंस उस डायरेक्शन में ड्रॉ होती हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। मैग्नेटिक लाइन भी इमेजिनरी लाइंस हैं, इन रीजन ऑफ स्पेस होंगी, और जिधर कौन मूव करेगा इस बात को जरा नोट करें। इसमें पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही नहीं, हम लिखेंगे along which फ्री, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में कौन मूव करेगा,
फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा। वैसे कंसेप्ट अपने पास लिख लें कि आइसोलेटेड पोल नॉट एग्जिस्ट, कि आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास ये मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हम इसको काटें तो ये अलहदा से नॉर्थ बन जाए और इधर अलहदा से साउथ बन जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप इस मैग्नेट के जितने मर्जी पार्ट्स कट करते जाएं, इसको इवन आप 1000 ऑफ पार्ट्स में भी कट कर दें, हर एक पार्ट का एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। तो आइसोलेटेड नॉर्थ या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इमेजिनेशन है। हम इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड, यानी अगर आप इसको अलाउ करेंगे तभी वो मूव करेगा ना। तो आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ड्रॉ होती हैं, तो जिस डायरेक्शन में कौन मूव करता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा। अब ये बात कि फ्री नॉर्थ पोल हम सर किधर से लेकर आएंगे, तो ये एक इमेजिनेशन है ना। जिस तरह ये इमेजिनरी लाइन है, इस तरह वो इमेजिन करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा, उस डायरेक्शन में हम बनाएंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम उस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ये एक इमेजिनेशन है। ये वाली बात करना एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है ये, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो अच्छा एमसीक्यू बनाएगा तो ये एमसीक्यू का अच्छा बनता है। वैसे कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड अकेला जो नॉर्थ या अकेला साउथ पोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। और मगर आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने एक बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज पाथ नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज पाथ, क्लोज लूप्स कह लें या क्लोज पाथ कह लें। इसके साथ आप अपने लिए लाजमी लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज पाथ नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्लोज पाथ बनाती है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखें, सपोज करिए बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट को। सपोज करें कि बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ वर्ड साउथ होती है। ये बात भी लिख लीजिएगा अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ वर्ड साउथ होती है, ठीक है ना। यानी नॉर्थ से साउथ उनकी डायरेक्शन होती है, किधर, आउट लिख सुनो, आउटसाइड, और साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ होती है इनसाइड। मैं चले छोटा सी जगह थोड़ी सी थी, छोटे छोटे लिखा। और इनसाइड किधर होगी, साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। लेकिन इनसाइड उनकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ टुवर्ड्स किधर होगी, नॉर्थ होगी। डायग्राम छोटी है इसलिए ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन बस माइंड में रख लेंगे आउटसाइड नॉर्थ टुवर्ड साउथ और इनसाइड साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन अगर हम चार्जेस की बात करें, पॉजिटिव चार्ज की बात करें या हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, बस मैंने बोला ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होती हैं। यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ पर टर्मिनेट, यहाँ पर ओरिजिनेट, यहाँ पर टर्मिनेट। दोबारा सुने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर मैं बिल्कुल प्योर फिजिक्स में लफ्ज़ बोलूँ तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। ये बहुत लॉजिकली कहना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ से तो लग रहा है ओरिजिनेट हो रही हैं और इधर आकर ख़त्म हो रही है, यानी टर्मिनेट हो रही है। ये तो क्या है, लूप्स हैं। लूप के बारे में ये बात कहना तो बड़ी अजीब सी नहीं होगी। क्या बोले, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। आप लूप को इधर से देखना शुरू करते हैं, इधर से देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यूं लूप बन रही है। तो ये अगर प्रॉपर बात की जाए तो ये बात कहना ठीक नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। हम ये लफ्ज़ बोल देते हैं अक्सर एफएससी में, लेकिन ये बात रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हम ये नहीं कहते कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्या बनाती हैं, लूप्स बनाती हैं ना। तो लूप के लिए ओरिजिनेट और टर्मिनेट वाला कंसेप्ट ठीक नहीं है। ये बात उसके लिए ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसी भी बार मैग्नेट कह लें। हमारे कोर्स में सोलनाइट नहीं है, एमडी कैट में हम ईटा में सोलनाइट को पढ़ेंगे। सोलनाइट के लिए भी बिल्कुल यही बात है। सोलनाइट के बारे में हम यही कहते हैं कि सोलनाइट बिहेव लाइक बार मैग्नेट। ये लफ्ज़ लिख लेना अपने पास कि सोलनाइट बिहेव लाइक बार मैग्नेट। लेकिन एमडी कैट के पुराने कोर्स में सोलनाइट इंक्लूड होती थी, न्यू कोर्स में सोलनाइट नहीं है। तो आपको पास पेपर में सोलनाइट के एमसीक्यू एमडी कैट वाले बच्चों को नजर आएंगे। लेकिन ये एमसीक्यू वैसे याद रख लें कि सोलनाइट बिहेव लाइक क्या होता है, बार मैग्नेट। तो सोलनाइट में भी ऐसे ही होगा फिर।
कि सोलेनोइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड दी सोलेनोइड नॉर्थवर्ड साउथ होंगी और इनसाइड द सोलेनोइड साउथवर्ड किधर होंगी, नॉर्थ होंगी, ये लूप्स बनाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं दे नॉट फॉर्म द लूप्स, ये लूप्स नहीं बनाती, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। और ये जो एरो होता है ये शो कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये शो कर रहा होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये एरो शो कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ कौन सा, आइसोलेटेड फ्री नॉर्थ पोल, ये शो कर रहा था आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कह ले। अच्छा, इसको फ्री नॉर्थ पोल को ना आइसोलेटेड नॉर्थ पोल भी कुछ लोग बोलते हैं, आइसोलेटेड भी इसके साथ लफ्ज़ लिखे ना, या इसको फ्री नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। तो ये बातें आपको समझ आ गई। अब अगर आपकी कभी डायग्राम बनी हुई आ जाए और आपसे पूछे बताएं इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रही है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रही है, तो अगर किसी जगह पर आपको यूँ क्लोज पाथ बना हुआ नजर आ जाए ना, इस तरह का क्लोज पाथ बना हुआ, आप मुझे इसमें से बताएंगे ये कौन सी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं है। देखो इधर से लाइन यूं आ रही है, इधर से लाइन इसके अपोजिट आ रही है। तो क्लोज पाथ का मतलब तो ये होता है कि लाइंस आपके पास यूं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, समझ आ रहा है। मतलब अगर उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही हो, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहे। लेकिन अगर एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हो दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज हो तो क्लोज पाथ को देखकर बच्चों उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्लेयर नहीं कर देना। क्लोज पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें एरोज या तो क्लॉकवाइज चल रहे हों या एरोज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हों। अगर एक एरो क्लॉकवाइज हो और दूसरा एरो एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायग्राम नहीं होगी। तो क्लोज पाथ को मिक्स नहीं कर देना कि हर क्लोज पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। उम्मीद है जो मैंने बात की है वो आपको उसी तरह ही समझ आ गई होगी, ठीक है। और फिर वो बात तो पुराना कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। आपको याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो आपको डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कह लें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कह लें, क्योंकि वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ कि जो तो टेंजेंट होगा, मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives the direction of net magnetic field, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ई बताता है, यहाँ पर आपको क्या बताता है, बी बताता है, ठीक है ना। और बाकी वही बात है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सही है ना। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस लाइन को अपने पास लिख लें, क्लोजर दी फील्ड लाइंस। अच्छा, मैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लफ्ज़ नहीं लिख रहा, तो बात एक ही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। क्लोजर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यूँ भी कहते हैं डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी इसका मतलब ये होगा स्ट्रॉन्गर द फील्ड, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, उतने ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैंने टेंजेंट वाली बात की है ना, इसको इधर से समझना। इस जगह पर टेंजेंट ये होगा, इस जगह पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस जगह पर टेंजेंट ये होगा, इस जगह पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। टेंजेंट वाली बात, इस क्लोजर वाली बात को मैं समझा देता हूँ। क्लोजर वाली बात के लिए अब ये डायग्राम अपने पास बना लो। सपोज करें ये कोई किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया, ये किसी जगह पर मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की रफ से स्केचिंग की है। इसके अंदर मैं दो पॉइंट्स आप लोगों के लिए बच्चों बना देता हूँ। इस जगह पर मैं पॉइंट एक्स बना देता हूँ और इस जगह पर मैंने पॉइंट वाई बना दिया। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू वाई पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्लोज है और यहाँ पर लाइन वाइडर है। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज अ फील्ड। जहाँ पर लाइन क्लोज करीब वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, जहाँ पर लाइन दूर दूर फील्ड की स्ट्रेंथ कम। बहुत आसान सी बात। जिस तरह टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती
टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस नहीं करती। तो हम ये कहते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस नहीं करती। मैं इसकी रीज़न नहीं लिख रहा है, इससे लंबी चौड़ी रीज़न है, मैं बोल देता हूँ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए क्रॉस नहीं करती क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन हो जाएंगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कि इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन तो बी हो जाएगी ना। अगर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, जो कि वेक्टर की डेफिनेशन के अगेंस्ट है और विच इज़ नॉट पॉसिबल ना। बस यही काफ़ी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने जिस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी लिखी थी वैसी प्रॉपर्टी बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। तो इसकी मैं लिख सकता हूँ बातें, अगर आपका स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस होती हैं रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है ना। बस मैंने इसलिए कहा था मैं इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर आप चाहें तो इसकी डायग्राम भी बनाना चाहें तो यहाँ बना लें। ये मैंने अपनी तरफ से तो यूनिफॉर्म ही बनाया, मुझे लग रहा है ये सारी स्ट्रेट भी हैं, पैरेलल भी हैं, इक्विडिस्टेंस भी हैं। यहाँ पर बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। ये पॉइंट एक्स है, इधर पॉइंट वाई है, इस जगह पर पॉइंट जेड है। तो आपसे पूछेगा बताएं किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड एक्स पॉइंट पे है उतना वाई पे होगा और उतना जेड पे होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ सेम होती है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी आपको समझ आ चुकी हैं। एक और चीज़ होती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ये आसान सी बात है, बस लफ्ज़ में है कि मैग्नेटिक फील्ड के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई पोल कितना स्ट्रांग होगा ना। तो आप लोग याद रख लें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है पोल स्ट्रेंथ के साथ। मतलब आपके पास ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी ना, इसका मतलब ये होगा उस पोल की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोग वैसे एक टर्म याद रख लेना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्ट रिलेशन होगा पोल स्ट्रेंथ के साथ, कि जितनी आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइन उस पोल से पे ज़्यादा होंगी वहाँ पर फील्ड लाइन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी लाइन वहाँ पर कम होंगी वहाँ पर पोल की स्ट्रेंथ भी उतनी कम होगी। ये बच्चों चंद बेसिक और फंडामेंटल सी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। वैसे आप लोगों का जो मुझे लगता है ना, जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो मैग्नेटिक फील्ड जो लफ्ज़ उसने बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों बुक्स में, पंजाब की बुक में भी और KPK की बुक में भी, उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और स्ट्रेट वायर को डिस्कस किया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और स्ट्रेट वायर को उसने डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने, मैंने आपको जनरल सारे रूल इसलिए पढ़ा दिए हैं कि आपको थोड़ा, अगर कभी सपोज करें क्वेश्चन आ जाए तो आप उस डाउट में न चले जाए ना। वैसे वो जो बात कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है, वो तो बड़ी आसान सी है कि ये सपोज करें करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी उसकी इस तरह की शेप होगी, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप है। हमें पता है कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट के फ्लो की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या बनाएंगी, फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल। बाकी सारी बातें वो पुरानी हैं, बस इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप चेंज है, फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये लफ्ज़ याद रखना है कि अगर स्ट्रेट वायर हो, लूप तो सब बनाएंगे ना, ये बात क्लियर करें, लूप सब बनेंगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। परमानेंट मैग्नेट में करंट ना भी फ्लो करे तब भी इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक परमानेंट मैग्नेट के अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है और एक करंट कैरिंग वायर
या करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रॉपर्टी ज़रूर है कि दे फॉर्म लूप्स, वो लूप्स बनाएंगी, लूप बनाएंगी। लेकिन अगर वो स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो लूप होगी ना, उसकी लूप किस शेप की होगी? उसकी लूप्स कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप की होंगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। जैसे ये सेंटर है ना, इसके राउंड में ये सर्कल बना रहा हूँ, तो इन सारे सर्कल का सेंटर सेम है। तो जिनका सेंटर सेम हो ना, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम है उनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। बाकी बातें वही हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन देगा? बी की डायरेक्शन देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ब्ला ब्ला, वो सारी बातें ठीक है। और जितनी लाइन क्लोज होंगी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी लाइन दूर होंगी फील्ड वीक होगा, वो बातें सारी वही हैं। बस ये कंसेंट्रिक सर्कल वाली बात आप लोगों ने नहीं डाल देनी है। हम लोगों ने पहले लूप लफ्ज़ पढ़ा था, इसमें भी लूप तो बन रही हैं, लेकिन वो लूप कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। रहेगी बात कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी लाइंस में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं उसको सिंपल राइट हैंड रूल भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। एक ही बात है, आप राइट हैंड रूल कह लें या राइट हैंड ग्रिप रूल कह लें, या सबको मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मैंने बड़ी दफ़ा अप्लाई भी किया है कि हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करेंगे और थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। सपोज करें कंडक्टर है, इसमें अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड किया और थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो हो गया थंब करंट की डायरेक्शन में, ये थंब करंट की डायरेक्शन। अब फिंगर्स किधर कर्ल होंगी? अब इंसानों की फिंगर तो इधर ही कर्ल होती हैं। अब वो कहता है सर मेरी इधर कर्ल हो रही हैं, तो उसको मैं क्या कहूँ, वो एलियन है, वो इधर गलती से आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और यूँ उसकी फिंगर्स कर्ल हो रही, यूँ कर्ल हो रही है। अगर इसमें करंट अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस सेक्शन में होंगी? जिस सेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी। तो इस केस में अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं होगी बल्कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाना है आपको छोटा सा, कि अगर करंट अपवर्ड फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये अगर आपसे पूछे ना एक वायर में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही बोलोगे। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हमें नजर आती है टॉप व्यू से। कौन से व्यू से? टॉप व्यू से। मतलब हम ऊपर से देख रहे हो ना, तो फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी। लेकिन अगर इसी सवाल, इसी क्वेश्चन का आपसे आ जाए बॉटम, इसके बॉटम व्यू से कैसी होंगी, तो आप अपने पेपर पे ना, अभी जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने पेपर पे इसको ना इसके दूसरी साइड से देखिएगा, यानी इसको, इस सर्कल को इस साइड से आप देखिएगा, अपोजिट साइड से। तो इधर से आपको जो व्यू नज़र आता है ना, वो टॉप व्यू होता है। अगर इस पेपर को आप उल्ट कर दूसरी साइड से देखेंगे तो बॉटम व्यू होगा। तो ये आप खुद करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है, वो असल में कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। मैं इस पेपर के इस वक्त टॉप व्यू देख रहा हूँ। बॉटम व्यू तब होगा जब इस पेपर को मैं उलट कर इधर से देखूंगा इसको, ठीक है, तो बॉटम व्यू होगा। तो बॉटम से देखिएगा, डायरेक्शन टोटली आपको अपोजिट नज़र आएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरफ से आपको वो क्लॉकवाइज नज़र आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है कि अगर अगर वायर में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होंगी। जो हमें नज़र आती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्ट। अभी मुझे ये नज़र आ रही है, लेकिन इसका बॉटम व्यू जब मैं देखूंगा तो इसके अपोजिट होंगी, तो वो फिर कौन सी होंगी? क्लॉकवाइज होंगी। बस यही इसका कंसेप्ट आपको एक समझाना था। ये एमसीक्यू आपका यूएचएस में रिपीट हो चुका है। इसी तरह अगर एक वायर, स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट अगर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। वो तो मैं समझ आ गया, दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब करंट यूं डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, इसके फिंगर यूं कर लूँगी, यूं 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 कर लूँगी, इसकी यूं डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों फिर कौन सी बनी? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हमें नज़र आ रही है, तो हमें जो नज़र आती है वो कौन सा व्यू होता है? टॉप व्यू होता है। और अगर वो पूछता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉटम क्या होगी, यानी इसका बॉटम व्यू के हिसाब से क्या होगी? आप क्लॉकवाइज नज़र आ रही हैं तो आप बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉटम व्यू कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। किसी बच्चे को अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो ये बच्चों ऑब्जर्वेशन है, आप खुद इसको ऑब्जर्व कीजिएगा ना, इस पेपर पे आप ड्रॉ कीजिएगा, इस पेपर का दूसरी तरफ से देखिएगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो आपको कैसे अपीयर होगा? एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन व्यू है कि आप इसको किधर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। बाकी इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये बातें तो हम लोगों ने पहले कर ली थी ना,
कि जैसे जैसे इस वायर से आप दूर जाते जाएंगे, यानी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बी का और आर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा और बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। अगर इसको मैं डायग्राम में शो करना चाहूँ तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाइडर होती जा रही है। वैसे समझाने के लिए मैंने बात की है, अजीब सी बन भी गई है वैसे। जितना आप दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। स्पेसिंग बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो अगर कभी स्ट्रेट वायर की डिफरेंट डायग्राम बनी हुई आ जाए तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर करंट अपवर्ड है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होने चाहिए, और सर्कल ऐसे होने चाहिए कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज हो तो इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज ही हो। एक तो डायग्राम में ये हो सकता है कि सर्कल उसने इधर से यूं शो किया, वो एरो उसके अपोजिट यूं लगाया हो, तो वो डायग्राम रॉन्ग होगी। और दूसरी डायग्राम में आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल रखनी कि सारे सर्कल कंसेंट्रिक हो, सबका सेंटर हो, सेम हो, और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर डिफरेंट डायग्राम बनी है तो उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। सर्कल सबका सेम होना चाहिए, लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे आप उस वायर से दूर जा रहे होंगे, वायर से आप दूर जाते जा रहे होंगे, तो जो कन्वेक्टिव टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, कम फिर ज़्यादा होनी जानी चाहिए। स्पेसिंग ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। बस ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है, ये जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं ये कन्वेंशनल करंट है। यानी जितनी बातें हम कर रहे हैं वो किस करंट के लिए हैं, वो कन्वेंशनल करंट के लिए हैं। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट का सवाल आ जाता, मैं एक सवाल करवाता हूँ आपको फिर सही याद रहेगा कि सपोज करने में ये बात करता हूँ कि एक वायर है, उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। एक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और मुझे ये कहा गया है बताएं इसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। मैंने जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है तो मैंने इस करंट की ये वाली डायरेक्शन नहीं लेनी। मैंने इस करंट को पहले कौन सी डायरेक्शन लेनी, इसकी कन्वेंशनल करंट लूँगा। यानी मैंने कन्वेंशनल करंट, तो मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल बेसिकली डायरेक्शन के नाम है ना। तो फिर मैंने इसकी कन्वेंशनल करंट कह लूँ या कन्वेंशनल डायरेक्शन कह लूँ, तो हमारी बुक में वो लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं इसके साथ करंट। तो मैं करंट वर्ड बोल देता होता हूँ अक्सर, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट ये है कि ये डायरेक्शन के नाम है ना। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शंस या इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पता है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो सारे रूल जो फोर्स के थे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए थे, तो ये जो रूल है ये भी पॉजिटिव चार्ज के लिए ही रूल है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट गिवन भी हो और आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछे, तो आप लोगों ने उसको कन्वेंशन में पहले कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिंगर्स को रखें ना करंट की डायरेक्शन में, अब उधर नहीं रखेंगे, अब इधर रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करें। तो अब आप इसको जो डायरेक्शन होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी, सॉरी डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज आप लोगों की बनेगी। और वो आपको समझ आ गया विद रिस्पेक्ट टू टॉप व्यू होगा, और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बॉटम बात करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी इस बात की स्टोरी ये है। एक तो टॉप बॉटम के मसले आपको पता होने चाहिए। टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है वो टॉप व्यू है, उसके अपोजिट बात करेंगे तो बॉटम व्यू होगा। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट का भी मसला बनता है। आप लोगों ने जब रूल अप्लाई करना है, राइट हैंड ग्रिप रूल जो है या राइट हैंड रूल जो है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकलती है फॉर कन्वेंशनल करंट विच इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन गिवन हो तो पहले आप उसको कन्वेंशन में डायरेक्शन बनाकर फिर रूल अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर ठीक आएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं।